हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और आज हम अपना क्लास 10th आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इंडिया उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस चैप्टर पर बनाई हुई हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो भी होंगी उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप तैयार हो जाइए, हम अपना आज का टॉपिक जो है उसको देखते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन का एक पार्ट है स्वराज इन द प्लांटेशन। इससे पहले भी नॉन कोऑपरेशन पर काफ़ी वीडियोस 2-3 वीडियोस हो चुकी हैं, ये नॉन कोऑपरेशन पर पहली वीडियो नहीं है। सबसे पहले जो नॉन कोऑपरेशन जो वीडियो थी वो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी वाई, यानी हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी। फिर हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शहरी क्षेत्र में आगे बढ़ा, जहाँ पर इकोनॉमिक फ्रंट पर आकर लोगों ने अपना बायकॉट ब्रिटिशर्स के सामने रखा यानी उनका किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ पर जो हमने उनके बारे में पढ़ा, जो पीजेंट्स थे, तल्लुकदार्स थे और फिर लैंडलॉर्ड्स थे, उनका बहिष्कार किया किसान लोगों ने। और फिर ये हम ट्रिबल यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, आदिवासी किसान थे, वहाँ पर हमने देखा कि कैसे इन्होंने इनकी जो सोच थी वो महात्मा गांधी जी के विचारों से अलग थी, लेकिन ये सभी स्वराज के भावना से जुड़े हुए थे। उसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट फिगर के बारे में पढ़ा था, अलूरी सीतारामन राजू, जो एक ही नाम था, कोई 3 नाम नहीं थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। अब कैसे जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये कैसे अब आगे बढ़ता है बागानों में, जो वहाँ पर काम करते हैं प्लांटेशन में, प्लांटेशन वर्कर है, उनके बारे में हम जहाँ स्वराज पढ़ेंगे। वीडियो के टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं, जैसे कि आप जानती हो। तो चलिए, तो था इंट्रोडक्शन, अपना शुरू करते हैं। अब जहाँ जो टॉपिक है हमारा स्वराज इन द प्लांटेशन। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। देखना, इसका मतलब है कि जो वर्कर्स थे, वर्कर्स कौन, जो कि प्लांटेशन यानी प्लांटेशन मतलब जो कि बागानों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी यानी इनके विचार थे किसको लेकर, स्वराज का जो आइडिया था उसको लेकर, वो महात्मा गांधी जी के विचारों से थोड़े अलग थे। महात्मा गांधी के जो स्वराज के प्रति जो अपनी धारणा थी वो कुछ और थी, लेकिन इन प्लांटेशंस में, इन बागानों में काम करने वाले जो किसान लोग थे, एक तरह से आप कह सकते हो, या फिर वर्कर्स ही, उनकी जो एक तरह से धारणा थी, विचार थे स्वराज को लेकर, यानी इंडिपेंडेंट नेशन को लेकर, वो कुछ अलग थे। ठीक है, समझ में आया। अब आगे क्या होता है, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, कहाँ की बात हो रही है, असम की। फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। यहाँ पर आपको एक बात भी बताई गई है कि इन किसानों के लिए, इन वर्कर्स के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था। यहाँ पर ये आपको बताया हुआ है। इसका मतलब था कि फ्रीडम मीन दैट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब, कन्फाइंड स्पेस का मतलब है यहाँ पर एक तरह से बंद स्पेस, यानी कि जहाँ पर इनको चारों तरफ से 4 दीवारी में रख कर, अंदर बंद कर इन पर काम करवाया जाता था, उसको एक तरह से कन्फाइंड स्पेस यानी एक काम करने वाला, यानी इसी स्पेस में इनको काम करना, से बाहर नहीं जा सकते थे, ना बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, उसको उन्होंने कन्फाइंड प्लेस स्पेस कहा है। तो इनका जो आज़ादी का विचार था, यानी आज़ादी इनके लिए क्या महत्व थी, यानी आज़ादी को क्या मानते थे, ये मानते थे कि हम अपनी इस 4 दीवारी से निकलकर फ्रीली मूव कर सके बाहर। इनके लिए स्वराज ये था, यानी ये आज़ादी को इस तरह से मानते थे, गांधी जी से विपरीत। एंड विच दे वर एनक्लोज्ड, जिसमें वे बंद हैं, वहाँ से ये कभी भी बाहर आ जा सके फ्रीली, इस चीज़ को ये अपना स्वराज मानते थे। एंड इट मीन्ट रीटेकिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और ये अपने गांव से कभी भी हमेशा के लिए जुड़े रहे, मतलब जब भी चाहे वहाँ पर अपना लिंक कर सके, यानी वहाँ पर अपने गाँव वासियों से बात कर सके, आ जा सके। ये इनके विचार थे स्वराज को लेकर। समझ में आया ना यहाँ तक, तो ठीक है। एनसीईआरटी की बुक तो शायद आपने नहीं ली, प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेकर बैठिए और साथ में एक पेंसिल भी, अरे ले लीजिए उठकर, थोड़ा सा तो कष्ट करना चाहिए। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट आ रहा है, देखना, अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये एक्ट कब बना था, 1859 में। नाम क्या है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट में क्या होता था, IEA, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, काफ़ी इसके चांसेस हैं, ठीक है ना। 1859 में एक एक्ट था। इस एक्ट में क्या आता था, इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर दी हुई है, उसको नोट करेंगे। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशंस। इस एक्ट के अंदर क्या था, जो प्लांटेशन वर्कर्स यानी बागानों में काम करने वाले श्रमिक थे, उनको परमिट नहीं थी, यानी इजाज़त नहीं थी
कि वो अपने जो टी के गार्डन्स हैं यानी मैदान जहाँ पर वो टी यानी चाय की खेती करते हैं वो उसको छोड़कर जा सके, उनकी ये इजाज़त नहीं थी। जैसे कि हमने पहले देखा कन्फाइंड स्पेस में काम करते थे और इनको एक तरह से बंदी बनाकर काम किया जाता था। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी मैंने कुछ छोड़ दिया, हाँ, एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, उनको, इसका मतलब है कि उनको हाँ बहुत समय के लिए बंद तो रखा जाता था, मतलब इनको अधिकतर बंद तो रखा जाता था, लेकिन इनको रेयरली ही इजाज़त मिलती थी उस टी गार्डन को छोड़कर जाने की, यानी बस आप ये समझ लीजिए कि ना के बराबर ही इनको इजाज़त होती थी। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, कहीं से सुना, तब क्या हुआ, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते ही ये सब समझ गए यानी ये हमारे हित में है, तो इन्होंने क्या किया, जो तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो लोग थे काम करने वाले, उन्होंने बागानों में काम करना उसी समय एकदम से छोड़ दिया, यानी उनकी जो भी अथॉरिटी ने उनको काम दे रखा था एक तरह से उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, और जो बागानों को छोड़कर अपने जहाँ पर भी वे काम करते थे उन सभी को छोड़कर वे अपने घर की ओर चल दिए, यानी अपने घर की ओर बढ़ने लगे। दे बिलीव दैट द गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा मतलब स्थापित किया गया था, गांधी जी द्वारा, तो इनका मानना था कि अब गांधी राज आने वाला है, अब हमको जबरदस्ती कहीं पर भी बंधक बनकर काम करने की जरूरत नहीं, अब गांधी राज में हमें हमारी ज़मीन अपने ही गाँव में मिल जाएंगी। इन लोगों का ऐसा मानना था। देखिए अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए फिर आप फोकस बनाइए, मैं पूरे फील के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, एफर्ट लगाना होगा आपको भी, क्योंकि हिस्ट्री को आप अगर जब तक भी अगर हिस्ट्री मान के पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, इसको एक मूवी मानकर चलना। अब हम इसको जो भी टॉपिक है ना इसको मन में विजुअलाइज करना, आप विलेज विजुअलाइज करो, कुछ लोग खेतों में काम करते हुए विजुअलाइज करो, उन पर जो प्रताड़नाएं हो रही है यानी कि उनको पीटा जा रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो माइंड में, तभी मजा आएगा टॉपिक में, ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हो। अब क्या होता है, दे बिलीव दैट, यह तो हो गया, दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, उन लोगों ने बेचारे जो लोग थे उन्होंने गांधी राज सोच कर काम करना तो छोड़ दिया और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगे, लेकिन दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं सके, यानी कि अपने घर तक पहुंच ही नहीं सके। क्यों? स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दशा खराब है, मेन मतलब तो यही है। अरे इसका मतलब है कि अपने घरों पर वे पहुँच नहीं पाए, अपने घरों के लिए बड़े तो थे लेकिन नहीं पहुँच पाए, क्योंकि रास्ते में उनको जो रेलवे के लोग कर्मचारी लोग थे, स्टीमर स्ट्राइक थी, वहाँ पर धरने हो रहे थे, यानी उन्होंने एक तरह से रास्ता रोक कर रख दिया था और वे बीच में रास्ते में फंस गए थे। रेलवे तो आप समझ सकते हो, स्टीमर नहीं समझे शायद आप, स्टीमर का क्या मतलब है यहाँ पर, स्टीमर स्ट्राइक एक तरह से आप समझ सकते हो, जो रिबन होता है ना, रिबन और कागज की जो काम फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग बनाते हैं उन लोगों की एक तरह से स्ट्राइक यहाँ पर चल रही थी। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करोगे ना तो आपको और थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी, वैसे ये कुछ खास नहीं है, नाम है सिर्फ, ये याद रखना है। रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक के कारण जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने घर नहीं पहुँच पाए और रास्ते में ही वे पुलिस के द्वारा पकड़े गए एंड ब्रूटली बीटन अप, या फिर पकड़े गए या फिर उन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा लिया, या नोइंगली नहीं पता, मतलब उन्होंने शायद क्या पता हिस्सा भी लिया हो स्ट्राइक में जानबूझकर या फिर अनजाने में। तो जो पुलिस थी उन्होंने इनको सभी के साथ पकड़ लिया और फिर जब पता लगा कि तुम प्लांटेशन छोड़कर आए हो तो उनको अच्छे से उनकी खातिरदारी की गई, मतलब उनको पीटा गया चाय पानी वाले खातिरदारी नहीं की, कभी आप सोच रहे हो। अब यहाँ पर बहुत लोगों को भूख लग गई है, वीडियो छोड़कर जाने वाले हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। The vision of these movements were not defined by the Congress program। अब इसका क्या मतलब है, The vision of these movements were not defined by the Congress program। जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी ये लोग कर रहे थे, घर को छोड़कर चल दिए, ये इसको डिफाइन नहीं करते थे, यानी इसकी इस पर इनकी असहमति थी, यानी इसको डिफाइन नहीं करना चाहते थे, इस पर इसका कोई जस्टिस नहीं था। किनका? कांग्रेस वालों का। कांग्रेस वालों का मेरा मतलब है जो कांग्रेस पार्टी उस समय थी। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। हमने शुरू में भी पढ़ा है
कि दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। उन्होंने जो स्वराज की भावना थी, उसका विचार था, उसको उन्होंने खुद से ही अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से समझा। गांधी जी का कुछ मानना और कुछ था, लेकिन जो लोग भी इसमें जुड़ रहे थे उनका मानना कुछ और था। हम शुरुआत से देख रहे थे, चाहे वो टाउन्स में हो जहाँ पर स्कूलर्स ने, जो स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, फिर हेड मास्टर टीचर्स थे, उन्होंने बायकॉट किया। फिर उसके बाद हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा कैसे तलुकदार और फिर लैंडलॉर्ड्स का बहिष्कार किया गया। फिर ट्राइबल पीपल आए। सेम उस तरीके से इन लोगों के विचार गांधी जी के स्वराज के विचारों से अलग थे। सेम इस तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स के विचार भी अलग थे। तो उन्होंने इस स्वराज का जो विचार था, धारणा थी, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। देखिए 2 लाइन तो शुरू में आ गई थी। कौन सी 2 लाइन की? इनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? इनके लिए आज़ादी का मतलब है कि कहीं भी फ्रीली आ जा सके और अपने गांव में कभी भी आ जा सके और वहाँ पर उनसे संपर्क इनका बना रहे परमानेंट। 2 लाइनें तो हुई थी। तीसरी लाइन इनकी अलग विचार कैसे थे, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरी लाइन यानी थर्ड लाइन की इमेजिनिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स वुड बी ओवर। इसका मतलब है कि स्वराज को एक ऐसा समय मान रहे थे कि जहाँ पर इनकी जितनी भी सफरिंग्स हैं, यानी मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, कि वो समाप्त हो जाएंगी। यानी स्वराज को एक ऐसा आने वाला समय मान रहे थे अपने लिए कि हमारी जितनी भी तकलीफें और मुसीबतें हम जो झेल रहे हैं वो सभी स्वराज आते ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा इनका मानना था। When the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब है कि जब भी जो आदिवासी लोग थे वो जब भी गांधी जी का नाम का एक जोर शोर से नारा लगाते थे, किसके साथ? स्वतंत्र भारत के साथ। तो जो they were also emotionally relating to an all India agitation, तो होता क्या था, ये जो अलग अलग इनकी विचारधाराएं तो थी स्वराज को लेकर, लेकिन गांधी जी का जहाँ पर भी नारा लगता था, स्वतंत्र भारत का नारा लगता था, ये लोग आपस में एकजुटता में बंधकर आपस में इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब भी वे महात्मा गांधी का नाम लेकर कुछ काम करते थे या फिर इनकी प्रेरणा से कुछ काम करने जाते थे, और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, और अपना जो आंदोलन कर रहे थे इसको कांग्रेस के साथ जोड़कर जब ये काम करते थे, तो दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। तो फिर इसके बाद एक ऐसे मूवमेंट की स्थापना करते थे, यानी एक ऐसा मूवमेंट फिर काम में आता था, आप समझ सकते हो, एंड डेवलप हो जाता था, जिसमें दे वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, जहाँ पर ये अपनी जो बंदिश है या फिर सीमाएं हैं उनसे हटकर, उनसे बाहर निकलकर इस आंदोलन में इन्होंने अपना सहयोग दिया। ठीक है। तो आई होप आपको आज ये वीडियो समझ में आएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको अलग वीडियो में इसलिए लिया ताकि अगर आपको दिक्कत आती है तो एक सेपरेट टॉपिक में ये कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल में, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अब गांधी जी को यहाँ पर भी मूवमेंट वापस लेना पड़ा। हमने शुरुआत से देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी को कभी जलियांवाला इंसिडेंट के कारण या फिर कभी टाउन्स में होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो बाइकआउट नहीं कर पाए कुछ समय, लंबे समय तक। फिर विलेजर्स में ट्राइबल्स पीपल भी हिंसक हो गए थे, और यहाँ पर भी हर जगह गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि हर जगह वायलेंट हो जाता था ये मूवमेंट, यानी विद्रोह हो जाता था। उस वजह से यहाँ पर भी गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। किस वजह से? चोरी चोरा की वजह से। 1922 में होता क्या है कि ये जो चोरी चोरा है, ये यूपी में ही गोरखपुर के पास एक जगह है जहाँ पर एट चोरी चोरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। एक चोरी चोरा में गोरखपुर के पास पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, यानी एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, आप एक समझ सकते हो। इन ए बाजार टर्न इनटू वायलेंट, अचानक से वो एक वायलेंट हो जाता है, यानी इसमें हिंसक भिड़ंत हो जाती है विद द पुलिस के साथ। तो हेयरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी जी कॉल्ड ए हाल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर ये वायलेंट हो गया था, तो इस वजह से गांधी जी को यहाँ पर भी ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा। गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं प्राप्त हुई। तो इसके बाद आता है हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, क्योंकि गांधी जी ने शुरुआत में कहा था, अगर कि हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप भूल गए हो, कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो ब्रिटिश है वो रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च्ड, यानी हम फिर उसके बाद क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जो कि हुआ भी। और ये टॉपिक तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर पूरा अच्छा है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो बस आप खुद से इसको 5 मिनट से रिवाइज कर लीजिए। इसके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं मैंने। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।